नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रामीण अर्थव्यवस्था के सर्वांगीण विकास को समर्पित हमारा ये कार्यक्रम कृषि दर्शन, जिसके जरिए हमारी कोशिश होती है कि सरकार की तमाम योजनाओं को आप तक पहुंचा सकें और आपकी ही सफलता की कहानियां भी आपको सुना सकें। कार्यक्रम की आज की कड़ी में भी कुछ ऐसी ही कोशिश करेंगे हम, लेकिन सबसे पहले डालेंगे नजर खबरें खेती की पर। नमस्कार, खबरें खेती के में स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले नजर मुख्य कृषि समाचारों पर। लाखों किसानों को निःशुल्क बिजली कनेक्शन उपलब्ध कराने की सरकार की योजना। पत्ता गोभी की फसल में करे खाद उर्वरक का प्रबंधन और किसानों के लिए बेहद उपयोगी स्प्रिंकलर मशीन। किसान भाई बहनों, समय के साथ कृषि के यंत्रीकरण से बिजली की जरूरत बढ़ गई है। कई बार बिजली की कमी के कारण वांछित सफलता प्राप्त नहीं हो पाती है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए सूबे के ऊर्जा मंत्री विजेंद्र कुमार यादव ने विधानसभा के सत्र में सरकार का पक्ष रखते हुए बताया कि ऊर्जा विभाग द्वारा अगले 3 वर्षों में 4,80,000 किसानों को निःशुल्क कृषि विद्युत कनेक्शन देने की योजना बनाई गई है, जिससे कि किसानों का विकास सुनिश्चित किया जा सके। पत्ता गोभी की अच्छी फसल प्राप्त करने हेतु जरूरी है कि उसमें खाद और उर्वरक का समुचित प्रबंध किया जाए। इसके लिए मिट्टी की गुणवत्ता की जांच कर गोबर की सड़ी हुई खाद अथवा उर्वरक का प्रयोग किया जा सकता है। वैकल्पिक रूप से खाद को मिट्टी में डाला जा सकता है अथवा सिंचाई के पानी में भी मिला सकते हैं। सामान्य तौर पर अनुभवी किसान दानेदार रूप में आवश्यक पोषक तत्वों जैसे नाइट्रोजन N, पोटेशियम K और फास्फोरस P से युक्त अच्छी तरह से संतुलित उर्वरक का सुझाव देते हैं। NPK 10-10-10 या 10-3-3 जैसे खाद डाल सकते हैं। हम दानेदार खाद को सीधे मिट्टी की सतह पर डाल सकते हैं और सिंचाई कर सकते हैं। इस बात पर ध्यान देना जरूरी है कि खाद के दाने छोटे छोटे पौधे के संपर्क में नहीं आने चाहिए, क्योंकि इससे उनके जलने का जोखिम होता है। किसान भाई बहनों, अपनी ठंडी तासीर के कारण खीरे की मांग बाजार में हमेशा ही ज्यादा रहती है। यदि आप इसके उत्पादन से जुड़े हैं तो इसके उन्नत प्रभेदों का ही प्रयोग करें, जिससे आपके फसल का उत्पादन बेहतर हो और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ले पाएं। इसके उन्नत प्रभेदों में कुछ प्रमुख है पूसा उदय, पूसा बरखा, पंजाब नवीन और पंजाब खीरा आदि। खीरा एक लोकप्रिय फसल है जिसके उत्पादन में सफलता हेतु इसके उन्नत प्रभेदों का प्रयोग किया जाना बेहतर है। इसके कुछ उन्नत प्रभेद हैं। हरा दरमियाना आकार का होता है। यह किस्म 50 से 55 दिनों में पक जाती है। इस किस्म की औसतन पैदावार 65 क्विंटल प्रति एकड़ होती है। पूसा बरखा, यह किस्म खरीफ के मौसम के लिए तैयार की गई है। इस किस्म की औसतन पैदावार 78 क्विंटल प्रति एकड़ होती है। पंजाब खीरा, इस किस्म के फल हरे गहरे रंग के होते हैं, जिनका स्वाद कम कड़वा और औसतन भार 125 ग्राम होता है। औसतन पैदावार 304 क्विंटल प्रति एकड़ से 370 क्विंटल प्रति एकड़ होता है। स्प्रिंकलर या फुहारे सिंचाई तकनीक ड्रिप सिंचाई की तरह ही बूंद बूंद सिंचाई तकनीक है। इससे बौछारी सिंचाई भी कहा जा सकता है। इसमें पानी पौधे की जड़ों में नहीं जाकर वर्षा के फुहारों की तरह गिरता है। ये सिंचाई करने का आधुनिक तरीका है। इसमें छिद्र वाली नालियों से जल का प्रवाह किया जाता है और फिर फुहारों की तरह पानी की बूंदें पौधों पर गिरती है। इससे पानी की बचत भी होती है और उत्पादन भी बेहतर होता है। अब जानते हैं क्या है आज का मंडी भाव। अब चलते हैं सब्जी मंडी अंटाघाट, जहां जानेंगे सब्जियों की ताज़ा भाव। बैगन 1,500 रुपये प्रति क्विंटल, गोभी 1,500 रुपये प्रति क्विंटल और पत्ता गोभी 1,800 रुपये प्रति क्विंटल। अब समय हो चला है मौसम पूर्वानुमान का। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार कल राजधानी पटना का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस एवं न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है।
किसान भाइयों गांठ बांध लो, गांठ बांध लो। बात बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो, मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ। कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ, जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो, इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत को जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की। किसान भाइयों गांठ बांध लो, आज ही मिट्टी की जांच कराएं। राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। खबरें खेती की में अभी आप रूबरू हो रहे थे मौसम के मिजाज से। लिया आपने जायजा मंडी के भाव का, जाना आपने नवीनतम तकनीकों और उपकरणों के बारे में, और साथ ही साथ आप रूबरू हुए अपने ही एक सफल साथी के सफलता की कहानी से भी। उम्मीद करते हैं कि अगली कुछ कड़ियों में आपकी सफलता की कहानी हम आपके दूसरे साथियों तक पहुंचा सकें। चलिए कार्यक्रम में आगे बढ़ने का सिलसिला जारी रखते हैं और अब बारी है अपने विशेषज्ञ से मिलने की। कहते हैं बीमारी से बचाओ भली, इलाज से बचाओ भला। तो ऐसे में टीकाकरण कई बार बड़ी बीमारियों को संभालने का, उसे रोकने का बड़ा जरिया बन सकता है। जैसे कि पशुपालन में बात करें तो खुरहा रोग पशुओं में बेहद संक्रामक माना जाता है। विषाणु जनित ये रोग कई बार उनकी मौत का कारण भी बन जाता है। तो टीकाकरण के जरिए कैसे करें खुरहा रोग से बचाव और इसका नियंत्रण, इसके बारे में लेते हैं जानकारी इस भेंट वार्ता के जरिए। किसान बंधुओं नमस्कार। अधिक भार वाली पशुएं जैसे गाय और भैंस को अमूमन खुरहा रोग हो जाता है। किसान बंधुओं, जब खुरहा रोग इन पशुओं को हो जाता है तो ये ठीक से चल नहीं पाते हैं और खाना भी नहीं खा पाते हैं। वजह यह है कि खुरहा रोग में पशु का खुर और मुंह दोनों प्रभावित रहता है। ऐसे में सबसे ज़्यादा दिक्कत ये होता है कि ये पशु दूध देना लगभग बंद कर देते हैं। किसान बंधुओं, ये आपके लिए बहुत कठिन समय होता है और आपको अंततः पशु चिकित्सक के पास दौड़ना पड़ता है। किसान बंधुओं, इस रोग से बचाव का एक सरल तरीका और एकमात्र तरीका ये है कि आपको समय समय पर इस रोग से संबंधित टीकाकरण करवाते रहना चाहिए। तो क्या टीकाकरण से इस रोग से बचाव और नियंत्रण संभव है या कुछ और करने की ज़रूरत है? और जब आप टीकाकरण करवाते हैं तो आपको किन सावधानियों को बरतनी चाहिए? इन तमाम सवालों के जवाब आज के कार्यक्रम में तलाशने का हम प्रयास करेंगे। इस विषय पर और जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं बिहार वेटनरी कॉलेज के मुख्य वैज्ञानिक तथा प्रोफेसर डॉक्टर मनोज कुमार। डॉक्टर मनोज सर, बहुत बहुत स्वागत है आज के कार्यक्रम में आपका। चूँकि खुरहा रोग की हम लोग बात कर रहे हैं सर, तो टीकाकरण इसका सर्वोत्तम उपाय है, ऐसे आप क्यों कहना चाह रहे हैं हमारे किसानों को, और एक तरह से बचाव का ये अच्छा तरीका भी है? किसान भाइयों, FMD जिसे बोलते हैं, खुरहा रोग, खुरपका रोग, ऐसे करके बहुत सारे नामों से जाना जाता है। ये अत्यंत संक्रामक विषाणु जनित रोग है और ये पशुओं को बुरी तरह से प्रभावित करता है, जिसमें आर्थिक क्षति बहुत होती है और काफ़ी हर वर्ग के, हर उम्र के पशुओं को, जिनके खुर फटे होते हैं, उनको होता है। और ये हमारे बिहार में, पूरे भारतवर्ष में ये मतलब कि एंडेमिक है, मतलब कि पर्याप्त है, होता रहता है हर एक जगह किसी न किसी रूप में, कभी इधर, कभी इस राज्य में, कभी उस राज्य में। तो हमारे बिहार में भी ये काफ़ी हद तक ये पशुओं को प्रभावित करता है। जैसा कि मैं बता रहा था कि जब रोग होता है तो मुंह में छाले पड़ना, पैर खुरों के बीच में चमड़े पर छाले पड़ना, लंगड़ना, कभी कभी थनों पर ये फफोले का उभर जाना, ये सब है। बांझपन होना, गर्भपात हो जाना, इस तरह की बहुत सारी समस्याओं से जुड़ा हुआ है। और काफ़ी कुछ इसकी नुकसान मतलब तुरंत से नहीं दिखता, मृत्यु बहुत कम होती है इसमें। तो हम लोग ये समझते हैं कि मृत्यु नहीं हो रही है तो चलो ठीक है, परंतु इसका दूरगामी परिणाम जो निकलता है उस पर कभी हम लोगों का ध्यान नहीं गया। इसलिए इस रोग को हम लोग ये मान के चलते ये तो होता ही रहता है, हमारा ये होता है, होगा, फिर ठीक हो जाएगा, इस तरह की।
बट दूरगामी परिणाम जो होते हैं उस पर हम ध्यान नहीं दे पाते कि 6 महीने बाद क्या इसका असर हुआ, 1 साल के बाद क्या असर हुआ। तो ये सब चीज़ है। चूँकि मैं अभी बता रहा था कि विषाणु जनित रोग है, तो इस पर कोई एंटीबायोटिक या कोई भी दवा कारगर नहीं है, इसके लिए कोई अभी तक दवा नहीं बना। हमारे पास एक ही रास्ता बचता है, टीकाकरण कराना, ताकि ये जो वायरस से होता है, विषाणु से, वायरस शरीर में अगर पशुओं के प्रवेश करता है तो उस समय उसको शांत कर देना, उसको न्यूट्रलाइज कर देना। ठीक है, तो इस प्रक्रिया के लिए हमें समय से टीकाकरण कराना चाहिए, और यही एक सबसे सर्वोत्तम कहेंगे उपाय। और भी है, परंतु ये सर्वोत्तम उपाय है कि टीकाकरण करा लें, क्योंकि पशुओं को प्रबंधन करने में बहुत सारी समस्याएं होती है। सर, चूँकि आप बता रहे थे कि समय समय पे टीका लगवाते रहना चाहिए, तो एक बात इसमें ये आती है, और किसान बंधु भी हमारे जानना चाहेंगे कि किस उम्र का जो पशु है उसको टीका लगवानी चाहिए, और साथ ही वर्ष में कितनी बार टीका लगवानी चाहिए, और वो कौन सा महीना होता है जब इसका सरकार के द्वारा टीकाकरण का आरंभ किया जाता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। देखिए, टीकाकरण कराने का एक नियम है, एक उसका शेड्यूल बना हुआ है कि सबसे पहले तो 4 महीने से ऊपर के बछड़ा, जैसे बछिया या बछड़ा 4 महीने का हुआ तो उससे प्रथम खुराक लगनी चाहिए। उसके बाद 1 महीने के बाद बूस्टर डोज लगेगा, और बूस्टर डोज लगने के उपरांत हर एक 6 महीने, प्रत्येक 6 महीने पे लगातार करना। ऐसा नहीं कि एक बार करवा लिए 6-6 महीने पे 2 बार और छोड़ दिए। ये प्रक्रिया आपको जब तक पशु जीवित है तब तक आप अपनाइए, क्योंकि इसकी जो प्रतिरोधक क्षमता रहती है टीका की, वो 6 महीने में लगभग ख़त्म होने लगती है। तो दोबारा करवा लें, नहीं तो एक बार टीकाकरण करा के ये आप मान लेंगे कि चलो अब 1 साल के लिए या 2 साल के लिए नहीं कराने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है। ये टीका इस तरह का बना होता है ना कि इसकी बहुत लंबी नहीं होती प्रतिरोधक क्षमता, पर 6 महीने तक है। तो इसीलिए ये बना हुआ शेड्यूल कि 6-6 महीने पे टीकाकरण कराइए। और ये विभिन्न प्रदेशों में अपने ये सुविधा अनुसार या उनका जो कार्यक्रम चलता है उसका अंतर है। बिहार में अभी तत्काल में पूरे बिहार में टीकाकरण का चल रहा है प्रक्रिया, और जो किसान भाई अगर लग रहा है कि उनके पशुओं को टीका नहीं दिया गया खुरा रोग के विरुद्ध में, तो आप नज़दीक के पशु चिकित्सालय जाकर, जो सरकार द्वारा, बिहार सरकार के अंतर्गत पशु चिकित्सालय है, आपके क्षेत्र में, आपके ब्लॉक में होगा या और पंचायत में होगा, तो आप वहां जाकर पशु चिकित्सक से संपर्क करके ये बताइए कि हमारे यहाँ टीका नहीं लगा पशुओं को, अनिवार्य रूप से करा लीजिए। और इसे सारा चीज़ निःशुल्क है, कोई आपको पैसा नहीं देना, कोई वैक्सीन का पैसा नहीं लगता, ना कोई वैक्सीन देने वाले को कुछ देना है। आप बिल्कुल मुफ्त इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम है ये, तो ये करवा सकते हैं। यही इसका टीकाकरण का शेड्यूल है जी। डॉक्टर मनोज सर, एक सवाल आगे का ये बनता है और लाजमी भी है कि ऐसी कौन सी परिस्थिति या शर्त, जैसे कि कोई पशु कभी गर्भ की अवस्था में है या वो बीमार है, तो किस अवस्था में टीकाकरण करवाने से परहेज करना चाहिए हमारे किसानों को? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए, टीकाकरण तो प्रत्येक पशु का करवाइए 4 महीने से जो भी ऊपर है। इसके साथ साथ कुछ परहेज भी करना चाहिए। जैसे बहुत ही कमज़ोर है, बीमार है, बुखार है उसको पहले से, तो ऐसे को टीकाकरण कराने से एक तो प्रतिरोधक क्षमता विकसित नहीं होगी जितनी चाहिए। दूसरा है कि कुछ और रिएक्शंस भी हो सकते हैं कि ये एक तरह का दवा है तो शरीर में जाएगा तो रिएक्शन करता है, थोड़ा ज्वर मतलब फीवर उवर हल्का सा आता है। ऐसे नॉर्मल में जो सामान्य रूप से पशु है जिसमें कोई तकलीफ़ नहीं है, उसमें भी थोड़ा 1-2 दिन का फीवर आता है, तो पहले से जो फीवर है तो वो फीवर और दिक्कत कर सकता है। दूसरा है कि कृमि, वो जैसे बहुत कमज़ोर है, कीड़े बहुत है उसके पेट में, इस तरह का है, तो ऐसे को ना पहले कृमि नाशक खिला के 1 महीने का वेट करना होता है, तब करवाइए। क्योंकि कृमि जब पेट में रहते हैं तो कुछ ऐसे तत्व शरीर से हमेशा बनते रहते हैं जो कि वो थोड़ा सा ये होता है। और ये जो टीका है ना, ये भी एनाफाइलेक्सिस कॉज करता है थोड़ा सा। इस किसी पशु में 1% पशु मान के चलिए, उसमें रिएक्शंस थोड़े हो जाते हैं किसी में। अगर वो कीड़ा है ना तो उसकी संभावना रिएक्शन होने की, एनाफाइलेक्टिक जो होता है ना, उस एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि पहले से कीड़ा है, उसके विरुद्ध में IgE जो बोलते हैं हम लोग, एंटीबॉडीज़ बन रहा है। इस तरह का मास्ट सेल वगैरह सब एक्टिवेटेड है।
और उसके बाद से आप टीका ये कराएंगे तो ये भी कुछ रिएक्शन करता है, तो ये दोनों मिल के उस पशु में थोड़ी सी कभी परेशानी ला सकते हैं। तो पशु स्वस्थ होना चाहिए, बीमार किसी तरह से नहीं हो, पहले से ठीक ठाक हो। अगर बीमार है तो आप पशु चिकित्सक से मिल के कि अभी बीमार है, इसे बाद में कुछ दिनों के बाद ठीक हो जाता है तब लगवाना है। एक तो ये गर्भवती में जैसे कभी हम लोगों को मतलब कि प्रायोगिक या एक्सपेरिमेंटल तरह से कभी मुझे दिखा नहीं। मेरा अपना अनुभव है कि 10 दिन पहले मतलब बाद बच्चा देने वाली है, दी भी ये गाय, लेकिन उसको भी मैं रिस्क लेके दिया कि क्या होता है, तो कभी ऐसा मेरे संज्ञान में या मैंने टीकाकरण खुद किया है गर्भवती पशुओं का, तो इस तरह का नहीं है। परंतु मैं आपको ये सलाह देना चाहूँगा कि जैसे दिक्कत क्या होती है कि टीका से नहीं, उससे ज़्यादा होता है कि धर पकड़ करे, जब गाय छटपट कर रही है, गर्भवती है, उसको पकड़ रहे हैं, प्रेशर दे रहे हैं हम लोग, तो या उछल कूद रही है, तो उसके शरीर में क्या होता है ना कि कुछ हलचल होने से होता है ना कि जो फीटस है पल रहा है वो थोड़ा हो सकता है कि उसको बच्चा गर्भपात हो जाए या कुछ और परेशानी आ जाए, बच्चा का टेढ़ा शेप हो जाए पेट में, ये सब हो सकता है। तो इसलिए एडवांस प्रेगनेंसी में कोशिश कीजिए कि इसको बचे इससे। जैसे 1 महीना 2 महीने का है अभी बछड़ा देने वाली, मतलब 6-7 महीने तक आप अगर गाभिन है तो दिलवा लीजिए। अगर 8वां है, 9वां चल रहा है या अभी है 10 दिन में बच्चा देने वाली, तो उसको थोड़ा सावधानीपूर्वक दिलवा सकते हैं। अगर आप नहीं इस पर अपने ये कॉन्फिडेंट है तो उसको 10 दिन के बाद जब बच्चा दे देगी तो उसके कुछ 15-20 दिन के बाद, 1 महीने के बाद दिलवा सकते हैं। डॉक्टर मनोज सर, आज आपने हमारे किसानों को खुरहा रोग से वो किस तरह अपने पशु को बचा सकते हैं, हर प्रकार की वो जानकारी दी जिससे कि वो अपने पशु के साथ ही दूसरे पशुओं को भी वो खुरहा रोगों से बचाव कर सकें। आज आप कार्यक्रम में आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। उम्मीद करते हैं कि आप इन जानकारियों का पूरा लाभ ले पाए होंगे। चलिए कार्यक्रम में बढ़ते हैं एक बार फिर आगे, और अब बारी है सरकार की योजनाओं की जानकारियों को आप तक पहुंचाने का इस फीचर फिल्म के जरिए। भारत सरकार ने देश के करोड़ों किसानों की आजीविका को सुरक्षित कर उनके जीवन को खुशहाल बनाने के लिए सुरक्षा कवच के रूप में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का उपहार दिया। अब तक 540 बैंक से अधिक एवं 70,000 से अधिक जन सेवा केंद्र प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को किसानों तक पहुंचाने में कार्यरत हैं। ये कल्याणकारी योजना प्राकृतिक आपदाओं से फसल का नुकसान होने पर किसानों को उचित मुआवजा देकर उनकी आजीविका सुरक्षित करती है। किसान भाइयों और बहनों, आज पूरा देश कोरोना जैसी महामारी के दौर से गुजर रहा है। इस कठिन समय में भी आप बिना रुके, बिना थके लगातार अपने खेतों में पसीना बहा रहे हैं। आपकी कड़ी मेहनत से आज देश अनाज उत्पादन में आत्मनिर्भर हो गया है और आगे भी बना रहेगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। किसान भाइयों और बहनों, भारत सरकार ने किसानों के व्यापक हित को ध्यान में रखते हुए एवं प्राकृतिक आपदाओं से फसल की क्षतिपूर्ति हेतु वर्ष 2016 से महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना आरंभ की थी। सरकार की विकास नीति एवं इस योजना के सफल कार्यान्वयन हेतु हमने समय समय पर इसमें उचित बदलाव भी किए हैं। किसान बहुत ही कम प्रीमियम पर अपनी फसल का बीमा कर सकते हैं, जहां प्रीमियम का शेष हिस्सा भारत सरकार प्रदान करती है और राज्य सरकारें भी इसमें योगदान करती हैं। खरीफ 2020 सीजन से इस योजना से जुड़ना सभी किसानों के लिए स्वैच्छिक कर दिया गया है। आप प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से जुड़ेंगे तो संकट काल में यह योजना आपके लिए वरदान एवं सुरक्षा कवच के रूप में काम करेगी। भाइयों और बहनों, लॉकडाउन के दौरान इस योजना के अंतर्गत लगभग 8,090 करोड़ रुपयों से अधिक के दावों का भुगतान कर दिया गया है। वर्ष 2016 में यह योजना आरंभ हुई थी। इसके बाद 3 वर्षों में किसानों ने प्रीमियम के रूप में लगभग 13,000 करोड़ रुपया जमा किया, लेकिन जब प्राकृतिक आपदाओं के कारण उनकी फसलें बर्बाद हुईं तो उन्हें प्रीमियम से लगभग 4.5 गुनी राशि, लगभग 64,000 करोड़ रुपए मुआवजे के तौर पर प्राप्त हुई। इससे उनकी आजीविका सुरक्षित बनी रही। किसान भाइयों और बहनों,
यदि ऋणी किसान बीमा योजना का लाभ उठाना नहीं चाहता तो उसे कट ऑफ तारीख से कम 7 दिन पहले संबंधित बैंक शाखा जिससे उसने फसली ऋण लिया है में अपना आवेदन दाखिल कर देना चाहिए। भारत सरकार ने यह कदम कई कृषक समूहों की मांग और उनकी सलाह पर उठाया है, क्योंकि हम सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की नीति पर चलते हैं। इस बदलाव के बावजूद प्रीमियम की हिस्सेदारी में कोई बदलाव नहीं किया गया, वह पहले जैसी ही है, यानी सभी खरीफ फसलों के लिए अधिकतम 2%, सभी रबी फसलों के लिए 1.5% और व्यावसायिक तथा बागवानी फसलों के लिए अधिकतम 5% है। एक अन्य बड़ा बदलाव करते हुए अब बीमा कंपनियों को उनसे संबंधित राज्यों में 3 वर्ष के लिए व्यवसाय आवंटित करने का अधिकार दिया गया है। इससे अब बीमा योजना का लाभ दूर दराज के गांवों तक पहुंचने में मदद मिलेगी और बीमा कंपनियां किसानों की सेवा बेहतर रूप से कर सकेंगी और दावों के निपटान में भी शीघ्रता लाई जा सकेगी। भाइयों और बहनों, हमने ऐसी व्यवस्था की है कि अब प्रीमियम सब्सिडी में राज्यों की हिस्सेदारी और फसल कटाई से संबंधित आंकड़े शीघ्रता से जारी हो जाएं। दावों के शीघ्र भुगतान में यह एक मुख्य बाधा थी जो अब दूर कर दी गई है। अब दावों को लटकाने भटकाने की गुंजाइश नहीं है। हम शीघ्र भुगतान, किसान का कल्याण के रास्ते पर आगे बढ़ चले हैं। इसी क्रम में भारत सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को और अधिकार देकर बीमा योजना को लचीला बना दिया है। अब वे अपनी स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार आपदाओं को शामिल कर सकते हैं। उनके पास आपदाओं को चुनने का विकल्प उपस्थित है। किसान भाइयों और बहनों, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत सरकार आपकी समृद्धि के रास्ते में आने वाली हर बाधा को दूर करने के लिए प्रतिबद्ध है। हमने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को स्वैच्छिक अवश्य कर दिया है, परंतु अपनी भलाई, अपने कल्याण और अपनी आजीविका की सुरक्षा के लिए इसे आप जरूर अपनाएं। इस योजना में पंजीकरण के लिए ऋणी किसान सेवारत बैंक शाखा में जा सकते हैं, जहां से उन्होंने केसीसी कृषि ऋण लिया है। कॉमन सर्विस सेंटर क्षेत्र में काम करने वाली बीमा कंपनियों के प्रतिनिधि या स्थानीय कृषि कार्यालय से भी संपर्क कर सकते हैं। फसल बीमा पोर्टल www.pmfby.gov.in एवं फसल बीमा ऐप के माध्यम से भी पंजीकरण किया जा सकता है। खुशहाल किसान ही समृद्ध भारत की बुनियाद है। इसी भाव के साथ मैं आपके परिवार, खेत खलिहान एवं पंचायत के हर नागरिक की खुशहाली की कामना करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय किसान। किसानों की खुशहाली और समृद्धि का संकल्प कर रहा है सच प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का सुरक्षा कवच। ऐसी ही और भी नई जानकारियां, नए विषय और विशेषज्ञों को लेकर होंगे आपसे फिर रूबरू कार्यक्रम की अगली कड़ी में। तब तक के लिए कार्यक्रम से जुड़े रहिए। इसी समय इसी चैनल पर होगी आपसे फिर मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 203, द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड, पटना। हमारा ईमेल एड्रेस है director@ddkpatna@gmail.com और kddkpatna@gmail.com।